हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर सीडीपी के जो है मैं आपको पीवाईक्यू करवा रही हूं और आज मैं आपको करवाऊंगी 2021 का पेपर। मैं आज आपको करवा रही हूं। देखिए, अब 2023 चल रहा है तो 2020, 2021 और 2022 का पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लास्ट मैंने जो है 2020 का पेपर करवाया था, तो आज बारी है 2021 के पेपर को करने की। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और देखिए कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि 20 अगस्त दूर नहीं है। चलिए, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में अपनी स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर जो सुविधा वंचित वर्ग के सफलता और असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने और अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका बिल्कुल सही है? यानी कि क्या कह रही है ये क्वेश्चन? क्या कह रहा है कि शिक्षिका है, उसके विद्यार्थियों को कुछ आप अगर सिखा रहे हैं तो सफलता और असफलता दो ही परिणाम जो है निकलते हैं। उनके सीखने पर और उनकी अभिप्रेरणा पर, उनके मोटिवेशन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, ये कौन सा आपको कथन इन चारों में से सही लगता है? ठीक है, समझ गए होंगे क्वेश्चन को। शिक्षकों को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षण देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप असफलता नहीं दिखाएंगे बच्चे को तो उसे सफलता का जो है रस नहीं पता लगेगा। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्ता पर काबू रखना चाहिए। शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। शिक्षक को बच्चे को प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आपने जो है कंपटीशन लेवल जो है बच्चे में बिल्कुल भी विकसित नहीं करना है। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। और जो शिक्षक अपने बच्चे से जितने भी प्रकार की अपेक्षाएं रखता है, उससे बच्चे के जो अधिगम है, जिसको हम सीखना कहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डलता है। अगर आप बच्चे को रोज़ होमवर्क दे रहे हैं और उसको आप प्रेरित कर रहे हैं कि आपने बच्चे होमवर्क करके आना है, तो अगर बच्चा उसको करके आ रहा है तो वो कुछ सीख रहा है, यानी कि उस पर शिक्षक का प्रभाव कहीं ना कहीं दिख रहा है। एक तो रिस्पेक्ट होती है और एक डर होता है, दोनों में समानताएं नहीं हैं, अलग अलग चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वंचित और हाशिए पर स्थित समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? ध्यान से पढ़िए। वंचित बालक हैं और हाशिए पर स्थित समूह की जो भाषा है और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? दो प्रकार की समूह की भाषा है, उसको अगर हमने अपने स्कूल करिकुलम में इंक्लूड करना है तो इससे क्या सुनिश्चित होगा? शिक्षा में साम्यता आ जाएगी। विशेषतः सुविधा वंचित समूह के लिए व्यवसाय शिक्षा हो जाएगी। नहीं, हमने किसी भी बच्चे को विशेष नहीं रखना है। शिक्षा में समानता आ जाएगी। सुविधा वंचित समूह के प्रति सहानुभूति, वो भी सहानुभूति हमने नहीं दिखानी है। इससे क्या होगा? एक शिक्षा में साम्यता आ जाएगी। ठीक है, एक फ्लो बन जाएगा अच्छा सा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है? क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। पठन वैकल्य है, स्वलीनता है, आलेखीय वैकल्य है या गणितीय है, जिसको हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं। तो ये है, क्योंकि यहाँ पर गणित क्रियाएं आ गई हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो ये पठन विकार है, विकारों से संबंधित एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आपके सीटेट में ज़रूर आएगा। एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति जो है आपकी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी? ध्यान से पढ़िए। नहीं होगी। वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, पढ़ाते हुए अभिव्यक्तिक शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, ये तो ज़रूर करना चाहिए एक श्रव्य बाधित बच्चे के लिए। संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित करना और मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल करना। देखिए, यहाँ पर जो आपका ही है, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड आ जाता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं भी आ रहा तो नेगेटिव टैग वर्ड से भी आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि आपसे यहाँ पर प्रभावी नहीं होगी पूछा गया है। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में बिल्कुल सही है? ठीक है, सही बताना है हमने। विकास की प्रक्रिया जो होती है वो एक दिशा होती है। विकास केवल आ गया है, काट दीजिए। यह केवल आ गया है, काट दीजिए।
विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बिल्कुल होती है। आप इस बात को समझ जाइए कि हर व्यक्ति में अलग अलग विकास होता है, ठीक है, और हर व्यक्ति अलग अलग संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि सांस्कृतिक विविधताएं हमें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार जो है सुसाधित किया जा सकता है? बच्चों के वार्तालाप द्वारा आप इसको कर सकते हैं, अध्यापक के संवेगों द्वारा कर सकते हैं, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा कर सकते हैं, या बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन। अनुशासन ऐसा नहीं करना है। 3 ऑप्शन हैं, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें 3 ऑप्शन आपके आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके? नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों को प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिक जो है स्पष्टता में कमी रह जाती है। नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक है। हाँ, केवल ऐसा शिक्षक ही विद्यार्थी को स्पष्ट मार्गदर्शन और यथार्थिक जो है संज्ञानात्मक स्पष्टता प्रदान कर सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। हाँ, इससे विद्यार्थियों को शिक्षकों के आज्ञा पालन और आदर करने की, इससे सत्ताधारी व्यक्ति का होने का ज़रूरत की क्या है कि अगर आपको आज्ञा पालन और आदर करवाना पड़े। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सत्ताधारी व्यक्ति ही ये सब काम कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं है। तकनीकी का चाहिए, कितना भी आपका मॉडर्न युग हो जाए तो जो शिक्षक की जो जगह है वो कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है। उसके विद्यार्थियों के अधिगम में जो है शिक्षकों का पूर्ण सहयोग रहता है, ऐसा कोई भी नहीं है। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचक जाते हैं जिनकी उनके जो कंसेप्ट है उसमें वो क्लियरिटी नहीं आती है। अगर वो सत्ताधारी व्यक्ति बन जाता है क्लास में तो बच्चे उससे क्वेश्चन पुट नहीं करेंगे, उनके जो कंसेप्ट हैं बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए? केवल आ गया है, केवल आ गया है, काट दीजिए। प्रभावी बौद्धिकता की पहचान, अध्यापन और मूल्यांकन के लिए जो है आप समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल है जो उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? आपने उत्तम समस्या समाधान बताने हैं। कौन होगा? प्रतिक्रियात्मक अनियमितता की कमी होगी, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मकता होगी, उसमें प्रतिक्रियात्मक अनियमितता की कमी होगी, या अपसारी चिंतन होगा? अपसारी चिंतन, क्रियात्मक जड़ता, प्रतियात्मक अनियमितता। क्रियात्मक जड़ता, देखिए जड़ता आएगी, काट दीजिए, जड़ता से कोई हमारा लेना देना नहीं है, वही काट दीजिए। यहाँ पर जो है आपका देखिए, यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आ रही है, प्रतियात्मक अनियमितता की कमी भी आ रही है, और अपसारी चिंतन, 2 आपके पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। इससे आपकी जो है उत्तम कोई भी आपकी समस्या समाधान हो सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल देना बहुत ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि ये तारक विद्यार्थी को बनाने में मददगार है, ये सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, ये बहु बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, वह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। आपको पता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने आपका बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, तो ये इसी का ही जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जो अभिलक्षण है कोलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। देखिए, आपको ये सबको पता होगा कि कोलबर्ग ने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो उसमें कुछ चरण दिए थे, तो ये जो चरण आपको दिए गए ये सार्वभौमिक है, ये हर किसी के साथ होते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं, उन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। नहीं,
बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। ये आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों को हमेशा अपने एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेशन वे में देने चाहिए, मतलब कि अपना एक्सप्रेशन देना चाहिए, एक्सप्रेसिव होने चाहिए बच्चे, ठीक है। और उनको अभिव्यक्ति के लिए आप जो है प्रोत्साहित करें। आप उन पे इतना भी प्रेशर मत डालिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस ही ना कर पाए। सबसे पहले है आप बच्चों को कहें कि आपकी अभिव्यक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो एक्सप्रेसिव नहीं है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी लेवल के बच्चों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है, कथन क्या दर्शा रहा है? ऑब्वियस सी बात है, ऐसा क्वेश्चन आता ही है तो लैंगिक रूढ़वाद को दर्शा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करेगी और उनके अलग अलग समूह बना देगी। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बना देगी। एक तय एवं निर्धारित समय सारणी नहीं बनानी है। पुरस्कार और सजा आगे नहीं करना है। बच्चों के जितने जो भी वो संवेग दर्शा रहे हैं उनको सीखने की प्रक्रिया का ही क्या करेगी, वो हिस्सा बना देगी। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है और अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण वो नहीं समझ पा रही है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान भी हो जाती है। ओके, जीन पैसे द्वारा जो चरण है, कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को जो अंकित कर रहा है? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, संवेदीगामक और औपचारिक। देखिए संवेदीगामक में तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती क्योंकि बहुत ही छोटा बच्चा होता है। प्रतीकात्मक खेल वो कर पा रही है, प्रतीकों को वो देख पा रही है, तो ये जो स्तर होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अगर आपको पूरा क्वेश्चन समझ नहीं भी आ रहा है तो यहीं पर आपको हिंट दे दिया है प्रतीकात्मक खेल। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? पारिवारिक समाजीकरण हो, समकक्षी संबंधी हो, सांस्कृतिक मूल्य हो या बच्चों का आत्मसम्मान। कौन सा जो है आपके कारक जो हैं जुड़े हुए हैं? ये चारों कारक आपके अधिगम से जुड़े हुए हैं। पारिवारिक समाजीकरण भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समकक्षी संबंध है, आपस में जो संबंध हो गए, सांस्कृतिक मूल्य हो गए, बच्चों का आत्मसम्मान। तो चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अक्सर 17 क्वेश्चन शायद हमारा रह गया। यस, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया उदाहरण दे देती है, ठीक है। वैगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? आधा हल किया हुआ है, तो एक स्कैफ फोल्डिंग आपने सुना होगा, तो वो पाड़ ही है, ये इसको हम पाड़ कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिससे कि क्या होगा, अगर उसने बच्चे को आधा हल किया उदाहरण दे दिया है तो बच्चा अपनी समझ से उसको पूरा करेगा ही करेगा, तो वो क्या हो गया, पाड़ हो गया। आगे बढ़ते हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का सबसे उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण होती है। इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे बाह्य जो अभिप्रेरणा होती है वो क्षीण हो जाती है, इससे जो आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है वो कम हो जाती है। अगर आप हर बात पे पुरस्कार देंगे तो अब आंतरिक अभिप्रेरणा कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ओके, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन प्रयास अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल करके विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो तैयार करवाएंगे, सम मूल्यांकन करेंगे, समकक्षी मूल्यांकन करेंगे। तो इन चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन समझ नहीं भी आ रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव टैग वर्ड दिया गया, आपसे नेगेटिव ही पूछा गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक पे, विकास की अनिरंतरता पे, विकास की निरंतरता पे, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक पे। किस पर जोर दे रहा है चरणीय सिद्धांत जो है? विकास की अनिरंतरता पर ये जो है बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गणित गूढ़ पूर्वाग्रह को उजागर कर सकता है? वंचित समूह के यहाँ पर बात हो रही है। अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, बच्चे को शिक्षा प्रणाली की यंत्रवादी पहलुओं को परीक्षण देंगे, प्रतिरोध करेंगे और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित
आसन व्यवस्था अगर आप करते हैं तो आप क्या कर सकेंगे, आप वंचित समूह के प्रति जो है गूढ़ पूर्वाग्रह को, जो उनके पूर्वाग्रह हैं यानी कि जो पहले ही वो सोच लेते हैं, उनको उजागर कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। थोड़ा हटके क्वेश्चन था ये। एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है ये तो। विद्यालय बच्चों की भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासवंत रूप से विफल होते हैं। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के संभाल नहीं सकता है। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि असफलता के भय को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक कक्षा में। देखिए, घर में ये चीज़ बहुत रेयर हो जाती है क्योंकि सबका अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, लेकिन एक कक्षा में बच्चों के लिए एनवायरनमेंट एक जैसा होता है। तो जो आपकी असफलता है, जो त्रुटियां हैं, जो बच्चा गलती कर रहा है, वो आपके अधिगम का क्या है, स्वाभाविक हिस्सा है। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या जरूरी है? पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखवा दे। बच्चों के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य उसको जोड़कर बढ़ा दे। उपयुक्त परिभाषा पढ़ा दो, अच्छे से रट लो। नहीं, जो भी चीज़ें हैं वो जीवन संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप उसको सामाजिक परिप्रेक्ष्य उसके दैनिक जीवन से जोड़ रहे हैं, सामाजिक से जोड़ रहे हैं, तो वो चीज़ उस बच्चे के लिए अर्थपूर्ण हो जाती है और प्रासंगिक हो जाती है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 1.5 से 2.5 साल का अगर बच्चा है, अक्सर उच्चारित द्विशब्दी उच्चारणों में क्या कहा जाता है? तार परिचित वाचन, वाचन का अधिविस्तारण, बकवाद या नववाद। देखिए, इसको कहते हैं तार परिचित वाचन। ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन, मैंने करवाया हुआ है आपको। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? भारत के 10 राज्यों के नाम लिख दें, ये सीधा बच्चा लिख देगा। पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों आ गए। तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि विवेचनात्मक ही होगा। उसका मतलब कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। 2 से 10 तक के पहाड़े लिख के बता दो, लिख देगा। कविता का सुस्मरण करके वाचन करो, वाचन भी कर देगा। तो ये है आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट है हमारा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे विद्यालयों की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं। स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के समर्थन में विभेदीकरण हेतु है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों की सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते हैं। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बच्चे सॉरी, अगर बच्चे असफल हो रहे हैं तो उसमें विद्यालय की असफलता है। बच्चे की हमने सीटेट में कोई गलती नहीं निकालनी है, ठीक है। तो क्या होगा कि विद्यालय जो है, बच्चे जो जो गतियां करते हैं क्लास में, उसका वो एक तरह से उसको ठीक से देख नहीं रहे हैं, तो ये शिक्षिका की गलती है। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक ना करे, क्योंकि यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता है। यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। जो लब्धि है संकल्पना स्थायी नहीं है। यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है, विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है। देखिए, बुद्धि संकल्पना है, सिर्फ एक कोई कंसेप्ट नहीं है। आप जो है IQ लेवल कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे भी उसमें प्रोग्रेस हो सकती है, ठीक है। तो ये स्थायी नहीं है, सिर्फ चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेति, देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन सही नहीं दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में सृजनात्मकता को अगर हमने बढ़ावा देना है तो कैसे अवसर प्रदान करें विद्यार्थियों को? विशिष्ट उपलब्धि मार्ग वर्ग में सम्मेलन करके, अभिसारिक सोच सीखने की, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करके, मौलिक खोज दें और खोज को बढ़ावा देंगे, तभी आप जो है क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे पाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये प्रतीकात्मक खेल अभी अभी आया था, मैंने आपको बताया था ना, वही है। देखिए, जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? पूर्व क्रियात्मक स्तर, इसमें एक बच्चे का देखिए 2 क्वेश्चन प्रतीकात्मक स्तर पर आ चुके हैं, प्रतीकात्मक खेल पर आ चुके हैं, और वो पूर्व संक्रियात्मक चरण से संबंधित है। समझ रहे हैं आप? तो अनुक्रमिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक खेल, संरक्षण, प्रतिलोमिक चिंतन, तो आपका प्रतीकात्मक खेल जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो गाइस, कैसे लगे आज के टॉप 30 क्वेश्चन? मुझे उम्मीद है ये वाला सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, अगर आपने अपने अच्छी से स्टडी कर ली है, और अगर आपसे 30 के 30 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप आसानी से सीटेट क्लियर कर पाएंगे। मेरे तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक है। तैयारी अच्छी करिए, क्योंकि सीटेट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप आगे जो है
और फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए, रेड बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है। शेयर मैक्सिमम करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइबर बहुत कम है अभी भी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए आगे और भी अच्छी वीडियोज़ लाऊंगी। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।